हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीएचएन के इस नए लेक्चर में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या क्या होता है। इसके अंतर्गत हमने 5 बातें देखी थी कि सबसे पहला बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, फिर हमने देखा था इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, फिर हमने देखा था साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, उसके बाद होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और फिर राइट टू हेल्थ। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा इन सबसे अलग, हम देखेंगे कि जो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ होता है वो क्या क्या होता है और कैसे अफेक्ट करते हैं ना। तो मैं नितेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का, व्यूअर्स का, दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी पे। तो आज के लेक्चर में हम बात कर रहे थे फिजिकल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फिजिकल डायमेंशंस हमको पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें। तो सबसे पहला आएगा फिजिकल डायमेंशन, दूसरा मेंटल डायमेंशन, तीसरा सोशल डायमेंशन, चौथा इमोशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन और इन्वायरमेंटल डायमेंशन और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। तो इन 8 डायमेंशंस के अलावा भी बहुत सारे डायमेंशंस हमको पढ़ने हैं हेल्थ के, लेकिन फिलहाल हम कंसंट्रेट करेंगे इन 8 डायमेंशंस पे, ठीक है। तो इसमें आइए सबसे पहला देखते हैं फिजिकल डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशंस क्या होता है, क्या दिया हुआ है बुक में, हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें कि फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ हेल्थ मीन्स द फिजिकल रूटीन ऑफ अ पर्सन, कि एक व्यक्ति अपने लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में क्या रूटीन फॉलो करता है, मतलब उसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, उसका डाइट पैटर्न क्या है, वो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, इन सभी बातों पे क्या निर्भर करेगा, उसका हेल्थ निर्भर करेगा, है ना। तो ये क्या है, फिजिकल डायमेंशन है। अब आते हैं साइन ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति हेल्दी है या नहीं है ना। इसके लिए हमको कुछ देखना है कि गुड कॉम्प्लेक्शन है या नहीं है पेशेंट में, किसी पर्सन में, उसका क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फैट और नॉट टू फैट, और गुड एपेटाइट, पेशेंट को भूख लगती है या नहीं लगती है ना। तो ये और एक्सेट्रा बहुत सी बातें हैं ना। तो ये जो डेली डे टू डे लाइफ में जो हमको देखने के लिए मिलता है ना, ये सब किसको निर्भर करता है, उसकी पेशेंट का डेली रूटीन पे। और यदि डेली रूटीन ऑफ अ पर्सन इज फाइन तो क्या बताएंगे उसका फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं दूसरे यानी मेंटल डायमेंशंस पे। तब तक आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिजिकल डायमेंशन के बाद अब बारी आती है दूसरे यानी मेंटल डायमेंशन की। मेंटल डायमेंशन में हमको जानना है मेंटल हेल्थ क्या होता है और कैसे कैसे हम मेंटली हेल्दी पर्सन को पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, और दूसरे शब्द क्या कहें, स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के अपने आप और दूसरों के साथ कैसे संबंध है ना, उसको क्या कहेंगे, मेंटल हेल्थ कहेंगे। सही है तो सही हेल्दी कहेंगे, और नहीं है तो बीमार हो गया, मेंटली इल हो गया वो पर्सन, है ना। और दूसरा क्या है, को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपल। मतलब हम तो कई बार यदि आप साइकेट्रिक वार्ड में जब आप ड्यूटी करेंगे जाकर के, तो वहां पे देखेंगे कुछ पेशेंट ऐसे अनयूजुअल एक्टिविटीज करेंगे, बातें करेंगे, जिससे लगेगा ना कि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है दुनिया में ना, वो अपने आप को सुपर पावर बताएंगे। तो वो चीज से बचना है ना। यदि किसी पेशेंट के पास वो चीज दिखता है वैसा क्वालिटीज, तो क्या कहेंगे, वो व्यक्ति मेंटली इल है ना। हमको एज ए हेल्दी पर्सन, मेंटली हेल्दी पर्सन क्या मानना है कि हमारा भी एग्जिस्टेंस है और साथ ही साथ अदर पीपल्स का भी एग्जिस्टेंस है, और कहाँ पे, एंड दैट ऑफ द इन्वायरमेंट, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी है। मेंटली इल पर्सन कई बार क्या क्या बातें करेंगे, जैसे वो इस इन्वायरमेंट में है नहीं, इस दुनिया के ही नहीं, किसी और दुनिया में है ना। तो सभी यदि किसी में लक्षण दिखे तो हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति मेंटली इल है। अच्छा, ये इधर पहले पॉइंट पे, इसमें क्या है कि मेंटली हेल्थी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। मतलब कोई व्यक्ति को हम मेंटली हेल्दी तब कर सकते हैं जब उसके अंदर का इंडिविजुअल व्यक्ति के स्वयं और उसके आसपास के दुनिया के साथ कैसा एक सामंजस्य स्थापित करके चल रहा है ना, ताकि उसको पता चले कि दुनिया में आसपास में क्या हो रहा है, उसके सोसाइटी में क्या हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, दूसरों के और खुद के साथ एक ऐसा सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, और ये तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, हम कैसे पता करेंगे क्या क्या लक्षण होगा मेंटली हेल्दी पर्सन का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। मेंटली हेल्दी पर्सन उसको कहेंगे जिसके
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वैसा पर्सन जो कि हमेशा अपने आप में खोया हुआ ना हो, है ना। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसा दिखता है हमको वार्ड में जहाँ पे कि वो अपने आप में खोया रहेगा, खुद कुछ से कुछ सोचता रहेगा ना, तो उससे बचना है। यदि वो क्वालिटीज किसी में देखने को मिलता है, हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति मेंटली इल है। और यदि वो नहीं दिख रहा है तो वो मेंटली हेल्दी है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ही और शी इज एबल टू जेल अलोंग वेल विथ अदर्स। जेल अलोंग मतलब कि एक किसी दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ सके, है ना। ही और शी इज एबल टू जेल अलोंग विथ अदर्स मतलब दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिल करके रह सके, है ना। और अगला पॉइंट क्या है, ही शी हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। कई बार क्या होता है, मेंटल इल पेशेंट को बिल्कुल भी अपने स्टीम की परवाह नहीं होती है ना। कोई उसे कुछ बोल रहा हो, नहीं बोल रहा हो, कोई बात कर रहा हो, उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार का लक्षण दिख रहा हो, हम क्या कहेंगे, वो मेंटली इल है। लेकिन जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको क्या होगा कि कैसे लोग, हम किस तरह से सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या लोगों का रिस्पॉन्स है, क्या हमारा लोगों के प्रति रिस्पॉन्स है ना, ये सब देखना है। और अगला पॉइंट क्या है, ही शी फेसेस प्रॉब्लम्स एंड ट्राइज टू सॉल्व देम। कई बार क्या होता है कि हम वैसे लोगों से मिलते हैं समाज में जो प्रॉब्लम से हमेशा भागते रहते हैं ना। यदि किसी में ये लक्षण फ्रीक्वेंटली देखा जाता है कि बार बार यदि वो ऐसा कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो मेंटली हेल्दी नहीं है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है ना, किसी न किसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। किसी से डिस्कस करके करो, डॉक्टर से मिलके करो, है ना, टीचर से मिलके करो, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और भी बहुत सारे लक्षण है, लेकिन ये कुछ मुख्य लक्षण है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कोई व्यक्ति मेंटली हेल्दी है या नहीं है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लिए था दूसरा पॉइंट। अभी हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बाद अब आते हैं तीसरे पॉइंट यानी कि सोशल डायमेंशन पे। सोशल डायमेंशन के बारे में हमको ये जानना है कि सोशल वेलबींग क्या होता है ना। सोशल वेलबींग क्या होता है, ये देखते हैं सोशल वेलबींग के बारे में। इसके बारे में कहा गया कि सोशल वेलबींग इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति का खुद से कैसा संबंध है ना, कोई भी व्यक्ति का खुद से कैसा संबंध है, और साथ ही साथ वो कम्युनिटी में कितना इन्वॉल्व होता है। खुद से संबंध का मतलब हुआ कि कई बार हम कुछ वैसे लोगों से मिलते हैं जिनका अपने प्रति, खुद के प्रति क्या होता है, बहुत उदासीन रवैया होता है। जैसे कि वो व्यक्ति हमेशा कहेगा कि मेरा जीवन बेकार है, मेरा मन नहीं लगता किसी भी काम में, है ना। तो यदि जिसमें ऐसा पर दिखे तो उसका मतलब है उसका इंटरपर्सनल टाइज क्या है, बहुत खराब है, उसका खुद से लगाव क्या बहुत खराब है। और ये एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी क्या बताता है कि कोई व्यक्ति कम्युनिटी में कितना इन्वॉल्व है। यदि कोई काम कम्युनिटी में हो रहा है तो कोई व्यक्ति कितना मन से उस कम्युनिटी में अपना योगदान दे पा रहा है काम को करने में। तो यदि ये दोनों चीज किसी में ठीक दिख जाए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब कितना देर तक हम कम्युनिटी में आपस में टाइम दे रहे हैं और कितना अच्छे से दे रहे हैं ना, यदि ये दोनों चीज सही मिल जाए तो क्या कहेंगे, सोशल वेलबींग है उसका, है ना। सोशल वेलबींग है, वो सामाजिक रूप से बहुत ही अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। अब अगले आते हैं आगे पॉइंट में क्या है कि टू असेस सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हम कैसे पता करेंगे सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ कैसा है उसका, है ना। इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या है, असेस योर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड योर एबिलिटी टू जेल विद द फैमिली एंड कम्युनिटी। मतलब हमको खुद के अंदर का स्किल देखना है, इंटरपर्सनल स्किल, कि हम कोई काम को कितने कुशलता से कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, एबिलिटी टू जेल विद द फैमिली एंड कम्युनिटी, हम अपने परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ और समुदाय में किसी कम्युनिटी में कितना टाइम दे पा रहे हैं ना, ये इसका मतलब है। अगला क्या है कि इवैल्यूएट योर कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन वेलफेयर, कि आप सर्व लोग, बाकी साधारण लोगों के लिए हित में क्या कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं ना, ये भी आपको बताता है कि आपका सोशल वेलबींग है या नहीं है। यदि आप काम कर रहे हैं रेगुलर, मतलब आप बहुत अच्छे प्राणी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ना। अगला क्या है कि लर्न टू डेवलप हार्मनी विद अदर्स, लर्न टू डेवलप हार्मनी विद अदर्स। सोशल वेलबींग कहलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ेगा, है ना, तभी हम सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हैं। तो ये चीज सीखना है। यदि ये कोई व्यक्ति सीख पा रहा है तो उसके लिए क्या, वो क्या कहलाएगा, सोशल वेलबींग कहलाएगा उस अच्छी में, है ना, पर्सन के अंदर सोशल वेलबींग कहा जाएगा। तो आप चाहे तो इसका नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोशल डायमेंशन के बाद अब बारी है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन की। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के बारे में देखते हैं कि द इंटेलेक्चुअल डायमेंशन डिस्टिंग्विशेस वंस क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड
मोटिवेटिंग मेंटल एक्टिविटीज, है ना। इसमें क्या है कि यदि आप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग या डिमेंशन की बात करें तो ये पृथक करता है ना, अलग अलग करता है। क्या किसी व्यक्ति का क्रिएटिविटी कितना है, वो कितना इनोवेटिव है और कितना मोटिवेटिंग है ना। यदि ये तीन चीज बिल्कुल अच्छा है तो हम क्या कहेंगे, वो इंटेलेक्चुअल, उसका इंटेलेक्चुअल बहुत हाई लेवल का है ना। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ कि इंटेलेक्चुअल थिंकिंग हेल्प्स अ पर्सन एक्सप्लोरिंग इश्यूज रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग। वैसा व्यक्ति जिसका इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बहुत ज्यादा हो, है ना, वो क्या कर सकता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा होगा, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगा और डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा होगा, है ना। वो व्यक्ति अच्छे डिसीजन ले सकता है ना, किसी टाइम ऑफ नीड में यदि जरूरत पड़े तो उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होगा। तो देखते हैं अगला क्या है, असेसिंग इंटेलेक्चुअल डिमेंशन ऑफ हेल्थ। हम कैसे पता करेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिमेंशन जो हेल्थ का है वो सही है या नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ट्राई चैलेंजिंग आवर माइंड, हमको क्या करना है, अपने दिमाग को चैलेंज देना है क्रिएटिव टास्क के थ्रू, है ना। हमको खुद से टास्क लेना है ना, चैलेंजिंग टास्क। जैसे कि आप यदि कोई पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो कुछ डिफिकल्ट सवाल कीजिए, जैसे मैथ सॉल्व कर रहे हो या फिर नर्सिंग कर रहे हो, तो वैसे प्रोसीडियर्स जानने की कोशिश करो जो थोड़े डिफिकल्ट हो। यदि आप वो कर पा रहे हो तो आपका इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, बहुत ज्यादा हो, या फिर आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअली आप बहुत हेल्दी हो। ये क्या है, चैलेंजिंग आवर माइंड विद क्रिएटिव टास्क। और अगला क्या है कि रिकॉग्नाइज पॉसिबल डिफिकल्टीज इन योर पाथ एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। और जो चैलेंज आप खुद को दे रहे हो, है ना, उसमें कुछ आपको बाधाएं आएंगी तो आप उन बाधाओं को पहचानो और क्या करो, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। उन बाधाओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाओ ताकि वो बाधाएं दूर हो सके, है ना। तो ये था इंटेलेक्चुअल डिमेंशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटेलेक्चुअल डिमेंशन के बाद अब बारी है स्पिरिचुअल डिमेंशन और इमोशनल डिमेंशन की। तो सबसे पहले देखते हैं स्पिरिचुअल डिमेंशन क्या है। द स्पिरिचुअल डिमेंशन आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लोर्स द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ आवर लाइफ। मतलब यह वह आयाम है हमारे जीवन का जिसमें हम खुद को, है ना, एक्सप्लोर्स द मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हम खुद को जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या उद्देश्य है हमारा, हम क्यों आए हैं, ना। और जब ये चीज हम जान जाते हैं अच्छे से तो हम कह सकते हैं कि हम स्पिरिचुअली क्या है, हेल्दी है ना। अब देखते हैं कि एसेसिंग स्पिरिचुअल डिमेंशन ऑफ हेल्थ, कैसे हम अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को हम पता कर पाते हैं कि हम हेल्दी हैं या नहीं है ना। तो उसके बाद इसमें क्या है कि वी मस्ट बिहेव यूजिंग आवर वैल्यूज एंड बिलीफ। हम जो भी काम कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, है ना, उसमें किसका किसका योगदान होना चाहिए, वैल्यूज और बिलीव्स का, है ना। हमारे वैल्यूज और बिलीव्स का उसमें हिस्सा होना चाहिए कि हम अपने वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं ना। उसको क्या, कंसीडर एंड इंटरनलाइज द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीवन का सही मतलब हम पता कर पाए हैं, ये है ना। इस डेफिनेशन में हम क्या बताए थे, जब हम अपने जीवन के लाइफ को जानेंगे, जब हम पता कर जाएंगे, पता कर लेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको हम अपने आत्मसात करेंगे, है ना। इंटरनलाइज मतलब आत्मसात करना। और क्या, एंड नेसेसिटी इन एक्सेप्टिंग द बिलीफ्स ऑफ अदर्स। हम दूसरे के जरूरतों को भी क्या करेंगे, मानेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, दूसरे के जरूरतों को, दूसरे के बिलीफ्स को भी मानेंगे कि उनका भी कोई अपना अपना धर्म है, अपना बिलीफ है। जैसे कि आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या जैन हो, सबका अपना अपना वैल्यूज है, अपना अपना बिलीफ है ना। तो इस सबको ध्यान में रखना है कि दूसरे का भी हमारा अपना वैल्यू है, हमारा अपना वैल्यू, तो सबको साथ में लेकर के चलना है। और जब इन सब के बीच एक हार्मनी स्टेब्लिश हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल डायमेंशन उसका बिल्कुल ही सही है और वो व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी भी है ना। अब आते हैं इमोशनल डायमेंशन पे। इमोशनल डायमेंशन की बात करेंगे तो इसके बारे में कहा जाता है, द इमोशनल डायमेंशन रिकॉग्नाइजेस अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस फीलिंग। एक्सेप्टेंस ऑफ वंस फीलिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का, वंस मतलब किसी का भी, सिर्फ अपना ही नहीं, किसी का भी हो, हम उसके अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ वो व्यक्ति भी अवेयरनेस है, वो व्यक्ति भी किसी काम को अपना जान करके करता है ना। और आगे क्या है कि इमोशनल वेलनेस इंक्लूड्स द डिग्री टू विच वन फील पॉजिटिव एंड इंथुजियास्टिक। यदि कोई व्यक्ति इमोशनली फिट है तो हम क्या कहेंगे, उसका डिग्री टू जो पॉजिटिव और इंथुजियास्टिक है, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कैसा फील करेगा कि वो व्यक्ति बिल्कुल ही पॉजिटिव बातें करेगा और किसी भी चीजों को लेकर क्या होगा, बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होगा, बहुत हमेशा काम को लग करके मतलब अच्छे से करने की कोशिश करेगा। ये हुआ क्या, फील पॉजिटिव एंड इंथुजियास्टिक। हम कैसे पता करेंगे कि व्यक्ति इमोशनली हेल्दी है, तो उसी के बारे में क्या लिखा है, असेसिंग इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। आइए देखते हैं इसमें क्या, इट इज बेटर टू बी अवेयर हो
and accept our feeling than to deny them. इसका मतलब क्या हुआ? It is better to be aware of and accept our feelings than to deny them. हमारा जो फीलिंग हमारे अंदर से आ रहा है, हमारे अंदर से आ रहा है ना, हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, एज रेदर देन टू डिनाई देम. हम क्या करते हैं, कुछ भी हम दिमाग हमारा फीलिंग खुद कर रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं, वो उसको डिनाई कर देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. लेकिन हमको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना हो, चाहे वो फीलिंग पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो. यदि पॉजिटिव है तो उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, यदि नेगेटिव है, जैसा कि पहले भी बताया कि उसको सही तरीके से उसको सॉल्व करने का तरीका हमको खोजना है और उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है. ये था, इट इज बेटर टू बी अवेयर ऑफ एंड एक्सेप्ट आवर फीलिंग्स देन टू डिनाई देम. आगे आते हैं, इट इज बेटर टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन आवर अप्रोच ऑफ लाइफ देन पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब कोई काम करने जाएंगे अपने जीवन में, है ना, अप्रोच ऑफ लाइफ, हम जीवन जीने के क्रम में, मतलब अपने पूरे लाइफ में हमको हमेशा कैसा बना रहना है, ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी. किसी भी काम को लेकर के हमको क्या करना है, ऐसा पॉजिटिव फीलिंग रखना है कि हाँ ये काम हो सकता है, ये काम हो जाएगा. और पेसिमिस्टिक मतलब कुछ लोग वैसे भी सोसाइटी में मिलेंगे जो कि अच्छे बने बनाए काम को क्या करेंगे, बिगाड़ने का काम करेंगे, हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग लेके चलेंगे. जिसके भी अंदर ये देखा जाएगा पेसिमिस्टिक थिंकिंग, उसको क्या कहेंगे, वो व्यक्ति इमोशनल डायमेंशन उसका क्या है, बिल्कुल गड़बड़ है, वो इमोशनली बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है ना. और हमको कैसा रहना है, हमेशा सोसाइटी में ऑप्टिमिस्टिक रहना है ना. ये था इमोशनल डायमेंशन. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इमोशनल डायमेंशन के बाद अब बारी है वोकेशनल डायमेंशन और एनवायरमेंटल डायमेंशन की. तो आइए सबसे पहले देखते हैं वोकेशनल डायमेंशन क्या होता है. इसके बारे में क्या कहा गया है कि द वोकेशनल डायमेंशन रिकॉग्नाइजेस पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड एनरिचमेंट इन वंस लाइफ थ्रू वर्क. मतलब वोकेशनल डायमेंशन बेसिकली डील किसके साथ करता है, किसी व्यक्ति का वर्क प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपने काम से कितना सेटिस्फाइड है, कितना खुश है, ये किस में आएगा, वोकेशनल डायमेंशन में, है ना. और इसके बारे में कहा गया है कि डायमेंशन, दिस डायमेंशन इज रिलेटेड टू वंस एटीट्यूड अबाउट वंस वर्क. मतलब कि किसी व्यक्ति का उसके काम के प्रति कैसा एटीट्यूड है, यही इस डायमेंशन में बताया गया है. हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति का जो वोकेशनल डायमेंशन है वो हेल्दी है या नहीं, वोकेशनली वो हेल्दी है या नहीं है. तो आइए देखते हैं. इसके बारे में कहा गया कि चूजिंग अ करियर विच इज कंसिस्टेंट विथ आवर पर्सनल वैल्यूज. चूजिंग अ करियर विच इज कंसिस्टेंट विथ आवर पर्सनल वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड बिलीव्स. मतलब हम वैसे काम को चुने जिसमें हमारा पर्सनल वैल्यूज, इंटरेस्ट और बिलीफ क्या हो, ज्यादा हो, है ना. ऐसा नहीं कि हम कोई काम वैसा चुन लिए जिसमें हमारा काम करने में मन ही नहीं लग रहा है. उदाहरण के लिए यदि आप नर्सिंग चुन रहे हो, नर्स बन रहे हो, आपका नर्सिंग के प्रति बिलीफ होना चाहिए कि हाँ जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो सही करेंगे, हमें सही सिखाया जाएगा, है ना. तो वैसा काम चुने जिसमें हमको पर्सनल वैल्यूज हमारा बना हुआ हो, इंटरेस्ट बना हुआ हो, बिलीफ भी बना हुआ हो. इसके बाद बारी आती है 8वें और अंतिम डायमेंशन की, जिसका नाम है एनवायरमेंटल डायमेंशन. इसके बारे में क्या कहा गया है कि द बैलेंस बिटवीन होम एंड वर्क एज वेल एज द इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद नेचर एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज. मतलब यदि आप काम कर रहे हो, ठीक है, यदि आप काम कर रहे हो तो काम तो कीजिए, बिल्कुल सही बात है, काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका अपने घर के प्रति और अपने एनवायरनमेंट के प्रति, नेचर के प्रति और कम्युनिटी में मौजूद जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब के प्रति क्या हो, एक सामंजस्य हो. ये नहीं कि हम काम करने में इतने मशगूल हो गए, हम बाकी संसाधनों को भूल गए, प्रकृति को भूल गए, अपने घर को भूल गए, है ना. कोई व्यक्ति क्या होता है, काम में इतना मशगूल हो जाता है, घर में समय ही नहीं दे पाता है. तो ऐसा भी नहीं होना. यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, इन्वायरमेंटल डायमेंशन आपका खराब है, आप एक हेल्दी पर्सन नहीं है. तो इन सब से बचना है हमको, किसमें, वर्क में और अपने होम के बीच में सामंजस्य स्थापित करके चलने, बनाए रखना है कि जॉब को भी टाइम दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी टाइम दे रहे हैं, है ना. और कम्युनिटी रिसोर्सेज को, नेचर को, सबको इक्विवेलेंट टाइम दे रहे हैं, मेंटेन करके चल रहे हैं. ठीक है, ये था इन्वायरमेंटल डायमेंशन. अच्छा, इसके अलावे कुछ डायमेंशन हमको देखने के लिए मिलता है ना, जिसको कि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया, बस नाम जानना है इसका. फिलोसॉफिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन और सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन. तो ये था आज का लेक्चर हमारा, टोटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में. आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और यदि इस पूरे लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपसे संपर्क करेंगे. तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग. धन्यवाद.